हेलो डियर स्टूडेंट आज हम ट्रांसफार्मर के सेकंड पार्ट के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं और इसमें भी आज हम सीखेंगे डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्यों है ये हम आज इसको भी सीखने वाले हैं। तो आपने हमारी पहली वीडियो देख ली होगी। आज हम उसका दूसरा पार्ट लाए हैं। इसको सीखते हैं और इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ट्रांसफार्मर के ही क्वेश्चन है, इन्हीं को ही समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप घंटी भी दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कल तक हम यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। ऑटो ट्रांसफार्मर का विशिष्ट उपयोग क्या है, मतलब उसका विशिष्ट उपयोग क्या है, विशिष्ट उपयोग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ काय के लिए करते हैं, उसको परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को हम रेगुलेट करने के लिए करते हैं, जिससे हम वोल्टेज को आसानी से रेगुलेट कर लें अपने, मतलब उसको बढ़ाने घटाने के। जैसे हमारे स्टेबलाइजर हैं, स्टेबलाइजर में हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़, ये हम कल यहाँ तक हम समझ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रवर्धक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता, मतलब जो एम्पलीफायर कर सकता है वो ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता, ये हमारा है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके 4 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका यहाँ पर हमारा इसमें फर्स्ट में दिया है निर्गत शक्ति की वृद्धि कर सकता है। नंबर 1 में दिया है कि निर्गत शक्ति की वृद्धि कर सकता है। दूसरा है निर्गत वोल्टेज की वृद्धि कर सकता है। नंबर 3 है निर्गत धारा की वृद्धि कर सकता है। नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, मतलब जो एम्पलीफायर कर सकता है क्या वो हमारा ट्रांसफार्मर इनमें से कौन सा कर सकता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर में हम वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं, करंट को भी बढ़ा सकते हैं, शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के थ्रू केवल हम कल भी बात कर रहे थे, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, पावर वही रहती है। जब पावर वही रहती है तो हम वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तो हमारा करंट कम होगा। तो यहाँ पर दो तो आंसर इसके ट्रांसफार्मर के 2 कार्य हैं यहाँ पर, बी और सी। ये दोनों कार्य ट्रांसफार्मर करता है। जब वोल्टेज बढ़ाएगा तो उस समय करंट कम होगा, और जब वोल्टेज को कम करेगा तो उस समय करंट हमारा बढ़ेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, निर्गत शक्ति में वृद्धि नहीं कर सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा हम कोई भी पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। पावर इतना ही रहेगा जितना प्राइमरी में है उतना ही सेकेंडरी में रहेगा। केवल हम वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तो उस समय करंट कम हो जाएगा, और जब वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट की वृद्धि होगी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कंजर्वेटर टैंक होता है एक हमारा। जब ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कहीं पर तो उसके ऊपर से एक टैंक होता है, ठीक है। उस टैंक से ही ब्रीदर हमारे यहाँ से बाहर से यहाँ पर सिलिका जेल भरी रहती है, ब्रीदर होता है। और सिलिका जेल का काम हम कल ही पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि मॉइस्चर नहीं आने देना, मतलब जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें मॉइस्चर को नहीं आने, मतलब आने से रोकने का काम है। ब्रीदिंग करता है जो ट्रांसफार्मर, जब ब्रीदिंग करता है ऑयल गर्म होता है तो सिकुड़ता है, गर्म होता है, तो जिसके कारण ट्रांसफार्मर के अंदर हमको एयर भी जानी होती है। तो एयर यदि नमी वाली जाएगी तो हमारे ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग खराब हो जाएगी, इसलिए उसमें क्या भरा जाता है, सिलिका जेली का यूज किया जाता है। तो हम अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कंजर्वेटर होता है, तो कंजर्वेटर कहाँ पर होता है, फर्स्ट इसमें आंसर ऑप्शन दिया है, तेल टैंक के ऊपर स्थापित वायुरुद्ध या धात्विक ड्रम होता है, कि तेल टैंक के नीचे इसको वायुरुद्ध धात्विक ड्रम होता है, कि ये ओवरलोड बचाव युक्ति है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। क्या है कि तेल टैंक के ऊपर जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस टैंक के ऊपर ये क्या होता है, कंजर्वेटर। जैसे इस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, ये इसकी बुशिंग होगी, तो क्या होगा, ये इसको हम जो नीचे वाला टैंक होता है इसको हम ऑयल टैंक बोलते हैं, और इसके ऊपर से क्या होता है, यहाँ पर एक कंजर्वेटर टैंक होता है ये और इसमें यहाँ पर हमारा ऑयल गेज भी लगा रहता है। इसमें पार्ट्स के बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ट्रांसफार्मर एक शक्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड के
निकट वाली वेस्ट, मतलब जो जैसे कोर है जैसे यहाँ पर ये सेल टाइप का कोर है, तो कोई भी टाइप की कोर है जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हम सेल टाइप की कोर का यूज़ करते हैं। सेल टाइप की कोर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी अंदर को करते हैं और सेकेंडरी उसके बाहर करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, मतलब वोल्टेज को अप करने की बात कर रहा है। तो प्राइमरी कोई भी हमारी वोल्टेज होती है उसको हम इनर साइड में होती है और उसके आउट साइड में हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसको एकदम कर देंगे। पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, मतलब जहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, तो उसके अंदर की साइड को कौन सी वोल्टेज वाली वेस्ट होगी, तो यहाँ पर उच्च वोल्टेज वाली होगी, निम्न वाली होगी, कि उच्च या निम्न वोल्टेज इनमें से कोई भी हो सकती है, कि दो प्रकार की वेस्ट जो सैंडविच के समान एक के ऊपर एक स्थापित होती हैं, ऐसा है। तो इसमें से कौन सा होगा, हम अभी समझाए थे। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब लो वोल्टेज साइड अंदर होगी और वो क्या करेगा, स्टेप अप करेगा तो जो ज़्यादा वोल्टेज वाली होगी वो बाहर की साइड, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी बाहर को होगी। तो कोर की जो साइड होगी वो कौन सी होगी, निम्न वोल्टेज वेस्ट, मतलब वेस्टर्न, मतलब वो वाइंडिंग की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आपके, अच्छा ट्रांसफार्मर ऑयल मतलब तेल से मुक्त होता है, मतलब अच्छा कौन सा, हम जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है अच्छा वाला कौन सा होता है। कह रहा ए है गंधक जिसमें होता है, या उसमें क्षार होता है, या उसमें नमी होती है, कि इनमें से सभी। तो वो अच्छा कब होगा, जब उसमें इनमें से कुछ भी यदि उसमें नहीं होगा। तो अच्छा ट्रांसफार्मर हमारा ये हमारा अच्छा ऑयल क्या है, अच्छा ट्रांसफार्मर ऑयल से मुक्त होता है। किस चीज़ से मुक्त होता है, तो ये मुक्त होता है हमारा इनमें, ये शायद इस क्वेश्चन में ये गलत हो गया कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पर जो ये है इसमें से कोई नहीं, इन सभी कह रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। गंधक युक्त भी नहीं हो सकता है और क्षार युक्त भी नहीं होना चाहिए, नमी युक्त भी नहीं होना चाहिए, इन सभी कह रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा उसमें इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड मीन्स वो उसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है जिसके कारण वो कंडक्टिंग मटेरियल बन सके, मतलब हमारी वाइंडिंग को वो खराब कर दे, ऐसा भी उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ है समांतर क्रम में प्रचालित दो ट्रांसफार्मरों के भार का वितरण। दो ट्रांसफार्मर मतलब जब हम पैरेलली दो ट्रांसफार्मरों को जब हम कनेक्ट करते हैं, दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए उनकी कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें से कुछ शर्तें हम आपको बताते हैं। वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और उनका जो कोण है वो सेम होना चाहिए। कल हम इस बारे में भी करें, इससे पहले वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आए। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया अब तक तो बहुत अच्छा है। तो हम पढ़ते हैं समांतर, यदि दो समांतर क्रम प्रचालित तो दो ट्रांसफार्मरों में भार का वितरण होगा। कैसे वितरण होगा, ए ऑप्शन दिया है, केवीए के अंकन के आधार पर करेंगे, कि दक्षता के आधार पर करेंगे, कि रिसाव प्रतिघात के आधार पर करेंगे, कि प्रति इकाई आघात के आधार पर करेंगे। जब दो ट्रांसफार्मरों को हमने लगाया है तो काय के लिए लगाया हमने, केवीए को बढ़ाने के लिए, नहीं तो हम एक ही ट्रांसफार्मर से भी कार्य कर सकते हैं। केवीए को बढ़ाने के लिए किया है, तो किसके आधार पर होगा, फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा, केवीए में अंकन के आधार पर ही उसको हम भार वितरण करेंगे। मतलब जो भी लोड उस पर किया जाएगा, जितना वो केवीए का हो उसके अकॉर्डिंग उसमें लोडेड उसको किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य भार प्राइमरी धारा, मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, जो हमारा 100% इफिशिएंसी दक्षता जिसके 100% होती है, जिसमें कुछ भी लॉस नहीं होता, उसको बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक इंडक्टिव कॉइल होती है। तो कह रहा है कि जब जीरो जो धारा जीरो लोड, मतलब लोड जीरो है, तो उस समय क्या होगा, कह रहा है तो प्राइमरी की जो वोल्टेज है, वोल्टेज के फेज में होती है, कि प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, कि 90 डिग्री आगे होता है करंट। कह रहा है
कि करंट 0 से 90 डिग्री के पीछे चलती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इंडक्टिव कॉइल है। इंडक्टिव कॉइल में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। लैगिंग में क्या होता है, करंट वोल्टेज से पीछे रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी। बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या रहती है, आगे रहती है, ठीक है, और करंट पीछे रहता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज क्या है, पीछे चलेगी। समझ में आ गया होगा आपके, करंट जो है पीछे रहेगी, वोल्टेज आगे रहेगा, मतलब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति उच्च वोल्टेज एवं धारा को मापने हेतु सुरक्षित मान तक घटा देती है? कौन सी ऐसी युक्ति है जिसको हमने उच्च वोल्टेज और उच्च धारा के मान को घटा देते हैं? फर्स्ट है मेगा ओम मीटर है, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं ऐसा, कि परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं, कि यंत्र ट्रांसफार्मर। यंत्र ट्रांसफार्मर है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो किसके द्वारा हम कह रहे हैं कि उच्च वोल्टेज को हम सुरक्षा मान तक उसको कम कर सकते हैं, मान तक घटा सकते हैं, माने कम कर सकते हैं। तो हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जिसमें सीटी और पीटी आता है हमारा, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, ज़्यादा करंट को कम में शो करने का काम करता है, और वोल्टेज को ये भी कम में शो करने का काम करता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि उच्च प्रेरण मोटर, मतलब जो हाई इंडक्शन मोटर होती है, ज़्यादा एचपी की मोटरें होती है, 25 एचपी या उससे ज़्यादा एचपी की मोटर होते हैं, उनको हमको प्रारंभ करने हेतु ट्रांसफार्मर, कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? तो फर्स्ट दिया ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा अपसाइड ट्रांसफार्मर, तीसरा पिवोट ट्रांसफार्मर, कि इसमें दिया है 2 वेस्ट ट्रांसफार्मर, मतलब 2 वाइंडिंग वाली ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो यूज करते हैं हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है कि मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसका अपने लोड का जो फुल लोड होता है उसका 5 से 6 गुना, मतलब 7 गुना तक का ज़्यादा करंट लेती है। तो जिस कारण हमारी मोटर जल सकती है, तो उसको कम करंट में चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जिससे हम वोल्टेज को कम बनाते हैं। धीरे 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 हमारी मोटर जब पूरा चलने लग जाती है, जब उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा हो जाता है, तो फिर हम उसको पूरी वोल्टेज दे देते हैं। तो ये कार्य हम किसके द्वारा करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। अब है 10 मेगा वोल्ट एम्पियर। 10 मतलब यहाँ पर MVA लिखा है, तो MVA हो गया हमारा मेगा वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सी विधि क्या है, वरीयता देंगे? अब इसको कौन सी कूलिंग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग, मतलब वरीयता देंगे, किस विधि से हम इसको कूल करें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में हम है, इसमें ऑयल प्राकृतिक या वायु प्राकृतिक से कर सकते हैं, प्राकृतिक वायु कर सकते हैं, या दूसरा है वायु दाब से कर सकते हैं, तीसरा है तेल प्राकृतिक या वायु दाब से कर सकते हैं, चौथा है तेल दाब से कि जल दाब से। तो अधिकतर जो हमारे जो 10 मेगा वोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर होते हैं, इनको करते हैं हम तेल प्राकृतिक, मतलब नेचुरल ऑयल और वायु दाब के थ्रू इसको कूल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये हमारे सब क्वेश्चन ये ख़त्म होते हैं। इसमें अभी और है क्वेश्चन, इसमें आगे बढ़ते हैं। स्कॉट कनेक्शन समांतर हेतु प्रयोग किया जाता है, मतलब स्कॉट कनेक्शन, हमने कनेक्शन जब पढ़े थे स्टार्टिंग में, कुछ कनेक्शनों के बारे में हमने हमारी थ्योरी में दिया है। ट्रांसफार्मर में डेल्टा कनेक्शन है, जैसे स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार, इस टाइप से हमारा स्कॉट कनेक्शन भी होता है। तो स्कॉट कनेक्शन हम काय के लिए यूज़ करते हैं कह रहे हैं। तो फर्स्ट में दिया है एक फेज आपूर्ति को 3 फेज में आपूर्ति करने के लिए, कि एक फेज आपूर्ति को 2 फेज में, कि 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज में आपूर्ति करने के लिए, कि स्टार संयोजित प्राइमरी को डेल्टा संयोजित द्वितीय में करने के लिए करते हैं। तो जो स्कॉट कनेक्शन होता है ये काय के लिए होता है, 3 फेज जो आपूर्ति होती है उसको 2 फेज आपूर्ति में करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, क्या है, 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक वेस्ट जल जाती है, तो अब ट्रांसफार्मर आपूर्ति करेगा।
माने उसकी जैसे डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि जैसे 3 वाइंडिंग है, इसका ये 1 है, ये 2 है, इसका भी 1 है, ये 2 है, इसका 1 है, इधर ये इसका 2 है। तो क्या करा जाता है, फर्स्ट वाली का 1 को दूसरी वाली का 2 से कनेक्ट किया जाता है, दूसरी वाली का फर्स्ट को तीसरी वाली के सेकेंड से, और तीसरे वाली का फर्स्ट वाली के सेकंड से कनेक्ट किया जाता है। अब कह रहे हैं कि इसमें से यदि एक वाइंडिंग इसकी जल जाए तो फिर कितनी आपूर्ति करेगा। मतलब एक जल गई, मान लेते हैं ये वाइंडिंग इसकी जल गई, तो ये जल गई, तो अब ये किस टाइप का कितना करेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये √3 के हो जाता है। तो लगभग इसकी जो निर्गत क्षमता होती है ये हमारे 58% होती है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, KVA गुणा 100 अपॉन √3 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपका ये टोटल ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें ये आता है आपका 58%। मतलब जब हम स्टार कनेक्शन टाइप का ये बन जाता है, और स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज कितना रहती है, 58% ही रहती है। मतलब फुल 100% की यदि हम डेल्टा कनेक्शन में करते हैं तो 58% हमको वोल्टेज मिलती है। इस हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए जब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज को कम कर दिया, स्टार में पहले स्टार में चलाते हैं, जिससे हमें वोल्टेज 98% ही, मतलब 58% ही मिलती है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को, आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।